नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है, जब बेटे बहू ने माँ को बनाया नौकरानी तो माँ की खजाना देखकर उनकी होश उड़ गई। घड़ी की सुइयां रात को 2 बजा रही थी। अचानक राकेश की आंख खुली, कानों में माँ के खांसने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। राकेश का मन हुआ एक बार जाकर माँ को देखाए। जैसे ही उठकर जाने को हुआ, हाथ से टकराकर फूलदान नीचे गिर गया। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? फूलदान गिरने की आवाज़ से पत्नी नीता की आंख खुल गई थी। कुछ नहीं, माँ को देखने जा रहा हूँ। इतनी रात को भी खांसने की आवाज़ आ रही है। ये माँ जीवीना पूरा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है, रात को खांस खांस कर सबकी नींद खराब करती है। इतनी सर्दी में कहाँ जाओगे? अभी सुबह देख लेना। ये कहकर नीता सो गई। राकेश भी इस बात से सहमत हो सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सब सो रहे थे, बस एक माँ ही जाग रही थी। खांसी के मारे उनका बुरा हाल था। सुबह के 9 बज रहे थे। जब राकेश ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाला था, तभी नौकर राजू ने आकर कहा, साहब, माँ जी आपको बुला रही है। नाश्ता भी नहीं कर रही है, कह रही है अपने साहब को बुला, वो आएगा तभी नाश्ता करूँगी। ये माँ भी ना। वह चीख उठा, झुंझलाते हुए माँ के कमरे में पहुंचा। माँ की खांसी अभी भी जारी थी। उसे देखते ही झुर्रियों से भरे हाथों को उसकी ओर बढ़ाते हुए अपने पास आने को इशारा करने लगी। क्या है माँ? मेरे पास बैठने का समय नहीं है, ऑफिस जाने की देरी हो रही है। जल्दी बोलो, क्यों बुलाया है मुझे? बेटा, सर्दी बहुत बढ़ गई है। तुझे तो पता है मुझे दम्मे की शिकायत है। ये रजाई में तेरी बाबूजी के जमाने की है, पुरानी हो गई है। इसमें मुझे ठंड लग रही है। बेटा, एक रजाई ला दो। राकेश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे ने नीता का स्वर सुनाई दिया, वाह वाह, नई रजाई ला दो। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? इस महीने कितना खर्च हो गया है और ऊपर से आपको नई रजाई चाहिए। अगर इतनी ही जरूरत है रजाई की तो खजाना आपने अपने बक्से में छुपा रखा है, उसी से खरीद लाइए, कहकर वो बड़बड़ाते ही वहां से चली गई। राकेश बोला, माँ, इस महीना काफी खर्च हो चुका है, अगले महीने देखता हूँ कुछ हो पाए तो। अगर जल्दी है तो आपके बक्से में जो जमा धन है उसी से कुछ पैसे दे दो, मैं ले आऊँगा, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। माँ बेचारी अपना मुंह लेकर पुरानी सी रजाई में गठरी सी बनी सो गई। रमाकांत जी और उनकी पत्नी सुशीला का विवाह हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन सुशीला की गोद अभी तक सूनी थी। हर तरीके का इलाज, व्रत, मन्नत सब कुछ करने के बाद ईश्वर की कृपा हुई और 10 साल बाद भगवान ने उन्हें एक बेटा दिया। बच्चे के आने के बाद दोनों पति पत्नी का जमीन खुशियों से भर गया। रमाकांत जी गांव के स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल भी दंतावतों द्वारा खोला गया था, अतः उनकी आमदनी कम ही थी। फिर भी दोनों पति पत्नी खुद कम में चला लेते, लेकिन बेटे की खुशियाँ सुविधा में कोई कमी नहीं रखते। बेटा, जिसका नाम उन्होंने राकेश रखा था, पढ़ने में बड़ा होशियार निकला। उनकी सफलता देखकर दोनों पति पत्नी फूले नहीं समाते। 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद राकेश का इंजीनियरिंग में चयन हो गया और पढ़ने के लिए शहर चला गया। रमाकांत जी ने उसकी पढ़ाई के खर्च को कोई कभी कमी नहीं आने दी, बल्कि पति पत्नी दोनों ने कागज के लिफाफे बनाने का काम भी शुरू कर दिया, ताकि कमाई का जरिया बढ़ जाए। मैं पंख लगाकर उड़ रहा था। राकेश अब इंजीनियर बन चुका था और शहर में उसकी अच्छी नौकरी भी लग चुकी थी, लेकिन उसका मन अब गांव में नहीं लगता। अब भी आता, 2-3 दिन में ही बहाना मारकर वापस लौट जाता। माता पिता का मन बहुत दुख होता कि बेटे के साथ वक्त नहीं बिता पाते, लेकिन शायद उसे छुट्टी नहीं मिलती, ये सोचकर मन का मना लेते। राकेश आता भले ही कम, लेकिन हर दिन पैसे जरूर भेजता। जब भी उसका मनी ऑर्डर आता, रमाकांत जी का सीना गर्व से फूल जाता। सुशीला और रमाकांत जी अब राकेश के विवाह के लिए लड़की ढूंढने लगे थे। इसी बीच एक दिन अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के घर आ गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं आया था, साथ में एक लड़की भी थी। सुशीला और रमाकांत जी दोनों बोलते
करते उससे पहले ही राकेश बोला, माँ बाबूजी, नीता है मेरे साथ पढ़ती है, हम नौकरी भी एक साथ करते हैं और नीता एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने का फैसला कर चुके हैं। नीता के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर है, बस आपकी सहमति लेने आए हैं। दोनों पति पत्नी हैरान से एक दूसरे को देखने रह गए। बेटा, तुम दोनों सफर करके आए हो, पहले आराम कर लो फिर बात करते हैं, कहकर सुशीला जी चाय बनाने चली गई। रमाकांत जी भी उनके पीछे हो लिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने राकेश को आवाज लगाई, बेटा जरा यहाँ आना। राकेश उठकर गया। कौन है ये लड़की, बात क्या है इसकी, अचानक कैसे इसे अपनी बहू बना लूं? सुशीला जी बोली, माँ ये भी हमारी तरह साधारण परिवार से है, पिछले 7 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, क्या ये काफी नहीं है? रही बात जात की तो हमारी जात की नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने फैसला कर लिया है, नीता ही मेरी जीवन संगनी बनेगी। माँ बाप दोनों को समझ गए कि बेटा मानने वाला नहीं है। दोनों ने बेमन से रजामंदी दे दी। शहर में बेटे की शादी धूमधाम से कर दी गई। शादी के 2 दिन बाद ही रमाकांत जी और सुशीला दोनों अपने गांव वापस आ गए। उनका मन जो नहीं लग रहा था वहाँ। कुछ ही महीने में रमाकांत जी रिटायर हो गए। अनुदान से चल रहे स्कूल की पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। दोनों का खर्च बेटे के भेजे हुए पैसे से ही चलने लगा। लेकिन कुछ समय पूरे पैसे भेजने के बाद राकेश ने कम पैसे भेजने शुरू कर दिए। रमाकांत जी के कहने पर जब उसने खर्चा बढ़ जाने का बहाना बना दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसने रुपए भेजने बंद कर दिए। रमाकांत जी ने उससे बात की कि बोला महंगाई बढ़ गई है, उसका खुद का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है, ऐसे में उन्हें पैसे भेजना संभव नहीं है। खर्च निकालने के लिए रमाकांत जी ने आसपास बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। खाली समय में दोनों पति पत्नी कागज की लिफाफे बनाने और उससे जो आमदनी होती उससे उनका घर खर्चा निकल जाता, लेकिन फिर भी उन्हें राकेश से कोई शिकायत नहीं थी। समय गुजर रहा था कि अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ने से रमाकांत जी ईश्वर को प्यारे हो गए। गांव वालों ने तुरंत बेटे राकेश को फोन करवाया। बेटे बहू आए और अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। सुशीला जी को तो पूरी दुनिया हिल गई थी, वे जैसे जड़ हो गई थी। बहू छुट्टी नहीं मिलने का बहाना कर 2 दिन में ही शहर वापस चली गई। राकेश ने भी जैसे तैसे 12 दिन पूरे किए और शहर जाने की बात करने लगा। सुशीला जी बिलख पड़ी, बेटा यहाँ मेरा है ही क्या, तेरे बाबूजी जाने के बाद एकदम अकेली पड़ जाऊंगी यहाँ। फिर ये घर भी तो अपना नहीं, ठाकुर साहब ने दया करके हमें रहने के लिए दिए रखा है। अब तू और बहू भी मेरी दुनिया ही हो, तुम्हारे साथ ही बाकी जिंदगी बिता लेंगे। लेने दे बेटा, मुझे अपने साथ शहर ले चल। राकेश माँ को ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों सोचकर बोला, ठीक है माँ, बांध लो सामान। माँ सामान बांधने में जुट गई। एक लोहे का बक्सा जिस पर लोहे का बड़ा सा ताला लटक रहा था, एक कपड़ों की गठरी और एक रजाई, ये था माँ का सामान। 5 घंटे का सफर तय करके बेटे दोनों शहर पहुँचे। पति के साथ सास को आई देख नीता को जरा भी खुशी नहीं हुई, लेकिन राकेश ने उसे समझाया कि माँ हमारे सिवा है ही कौन, यहाँ रहेगी तो घर के काम में हाथ बटा दिया करेगी। नीता राकेश के बात से सहमत हो गई। वैसे भी उसे रसोई का काम के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत लग रही थी। आते ही माँ जी को उसने रसोई का काम में लगा दिया। बेटा बहू तो ऑफिस चले जाते, उनके नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक सब तैयार करने की जिम्मेदारी सब माँ जी की होती। उस उम्र में उतना सारा काम सुशीला जी के लिए काफ़ी मुश्किल होता, लेकिन बेटा बहू की खुशी के लिए सब कर लेती। एक दिन नीता ने राकेश से पूछा, राकेश ये माँ जी के बक्से में क्या है? हमेशा इसमें ताला लगा कर रखती है और चाबी हमेशा खुद के पल्लू में बांध कर रखती है। कौन सा खजाना छुपा रखा है तुम्हारी माँ ने इस बक्से में? पता नहीं, पिताजी के पास तो धन था नहीं, पर मेरे दादाजी भी गरीब किसान ही थे।
हाँ, मेरे नाना जी के पास काफ़ी पैसा था और माँ को भी उन्होंने शादी में कुछ गहने और एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन दिए थे, जिन्हें माँ कभी कभी बार त्योहारों पहना करती थी। शायद वही गहने और कंगन इस बक्से में, राकेश बोला। बस फिर क्या था, उसी दिन से नीता का मन उन गहनों को पाने के लिए ललायित हो उठा। लेकिन माँजी थी कि एक पल के लिए भी अपनी चाबी खुद से अलग नहीं करती और बक्से का ताला भी हमेशा अकेले में ही खोलती। कई बार नीता ने माँजी को बक्से और गहनों के बारे में पूछा भी, लेकिन वह हमेशा इस बात को टाल देती। गहनों के लिए नीता की लालसा बढ़ती जा रही थी, साथ ही माँजी के साथ उसका व्यवहार भी बद से बदतर होता जा रहा था। सर्दियाँ आ चुकी थी, माँजी को अस्थमा की शिकायत थी और सर्दियों में उनकी तकलीफ और बढ़ गई थी। वह पूरी दिन खांसती रहती, इस कारण बेटा बहू उन्हें बाहर नौकरों के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। टूटी हुई खिड़कियों से आने वाली बर्फीली हवाओं का सामना करने के लिए उनके पास सिर्फ एक पुरानी रजाई थी, जिसे वो अपने साथ लाई थी। पूरे दिन उसी कमरे में पड़ी खांसती रहती। बेटा बहू को उनके पास आने की फुर्सत नहीं थी। नौकर के हाथों सबके खाने के बाद बचा हुआ नाश्ता और खाना भेज दिया जाता, जिसे वो मजबूरीवश पानी के साथ गटकती थी। एक दो बार उन्होंने बहू से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन पर भड़क उठी, बोली, इतना धन इस बक्से में छुपा रखा है और हर चीज़ हमसे मांगती रहती है। अपना खजाना निकालिए और जो चाहे मंगवा लीजिए। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है आपकी फिजूल मांगे को पूरा करने के लिए। उस दिन के बाद सुशीला जी ने बहू को कुछ भी कहना बंद कर दिया, लेकिन उस रात सर्दी के कारण उनकी हड्डियां तक कांपने लगी तो उन्होंने बेटे को बुलाकर नई रजाई लाने को कहा, लेकिन उसने भी माँ के खर्च का बहाना करके टाल दिया। मौसम का पारा गिरता जा रहा था, सर्दी कहर ढा रही थी और सुशीला जी अपनी उस पुरानी रजाई की गठरी की तरह सुकड़ के पड़ी रही। खांसी के मारे उनका बुरा हाल था, लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं थी उनको संभालने के लिए। हर दिन की तरह उस दिन पता नहीं क्यों माँ के कमरे की खांसने की आवाज़ नहीं आ रही थी। नौकर नाश्ता लेकर गए, लेकिन दौड़ता हुआ वापस लौट आया। साहब माँ जी उठ नहीं रही है, पूरा शरीर ठंडा पड़ा है, आप चलकर देखिए। बेटा बहू दौड़कर कमरे में पहुंचा, देखा तो माँ एकदम शांत हो चुकी थी। फटाफट डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया, माँ अब संसार में नहीं थी। राकेश दुखी होता उससे पहले नीता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ज़्यादा दुखी मत हो, उनकी उम्र हो चुकी थी। इतना कहकर उसने माँजी की पल्लू में बंधे बक्सों की चाबी निकाल ली। कम से कम माँ के 12 दिन तो निपट जाने दो, वो वैसे भी अब सब कुछ हमारा ही है। तुम ठीक कह रहे हो, नीता ने हामी भरी। जैसे तैसे 12 दिन गुजर गए और आए सारे मेहमान जा चुके थे। माँ के पीछे सारे कर्मकांड भी पूरे हो चुके थे। दोनों पति पत्नी ने माँ के कमरे में जाके और राकेश ने चाबी से बक्से का ताला खोला। नीता का दिल गहनों के पाने के लिए बेसब्र हो रहा था। बक्सा खोलते ही एक दो पुराने कपड़ों के बीच उन्हें लाल कपड़े में लिपटा एक डब्बा दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों पति पत्नी की आंखें चमक आ गई। राकेश ने फौरन उस लाल कपड़े को हटाकर डब्बा खोला, लेकिन ये क्या, डिब्बे में तो कुछ कागजों के सिवा कुछ नहीं था। निराश होकर उसने उन कागजों को देखना शुरू किया। गांव के सुनार की दुकान की रसीदें थी, जिसमें कुछ गहने और उनकी जड़ाऊ कंगनों के 5 लाख रुपए में बेचने का ब्याज दे रखा था। राकेश का मन गुस्से से भर उठा। माँ बाबूजी इतने कीमती गहने बेच दिए, लेकिन वो पैसे कहाँ गए? सोचते हुए उसने बाकी कागजों को देखना शुरू किया। ये भी कुछ रसीदें थी। उसके इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरने की सब कुछ मिलाकर कुल 6 लाख रुपए फीस जमा करवाई गई थी।
वो सोचने लगा, गहने तो 5 लाख में बिकी, फिर 1 लाख और कहाँ से आई। तभी उसे एक और रसीद दिखाई दी जिसमें एक मंगलसूत्र बेचने का ब्यौरा था 1 लाख रुपए में। राकेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया था। उसका सर चकराने लगा, लेकिन नीता ने उसे पीछे हटाते हुए खुद बाकी का बक्सा देखने लगी। नीचे एक थैली में कुछ सामान था, शायद इसमें कुछ मिल जाए सोचकर उसने थैली को जांचना शुरू किया। सबसे पहले लोहे का एक डब्बा उसके हाथ लगा, जिसे हिलाने पर कुछ भारी आवाज़ें आ रही थी। खोलते ही उससे में कुछ गोल मटोल चिकने पत्थर निकलकर जमीन पर बिखर गए। उसे याद आया, ये तो वही पत्थर थे जिन्हें वे अक्सर नदी किनारे से चुनकर लाता और इसे लोहे के डिब्बे में जमा करता था, जिसे वो अपना खजाना कहकर दोस्तों के बड़ी शान से दिखाया करता था। बचपन की सारी घटनाएं राकेश की आंखों के सामने घूमने लगी। कैसे माँ बाबूजी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। माँ हर पल उसे अपनी सीने से लगाए उसकी हर जिद को पूरा किया करती थी। बाबूजी उसे अपनी आंखों का तारा कहते थे। पूरे मोहल्ले में सबसे कीमती कपड़े और खिलौना सब उसी के पास हुआ करते थे, जिन्हें लाने के लिए माँ बाबूजी न जाने कितना दिन आधे पेट भोजन करते थे। आंसुओं का एक सैलाब राकेश आंखें से उमड़ रहा था। नीता के हाथ भी अब कांपने लगे थे। फिर भी हिम्मत करके उसने बाकी का सामान निकालकर राकेश के सामने रखना शुरू किया। राकेश की पसंदीदा खिलौना बंदूक, उसकी पसंदीदा पीला शॉट, उसके हाथ के बनाए टेढ़े मेढ़े चित्रों से भरी कॉपी, उसके माँ और बाबूजी की कुछ पुराने तस्वीरें, टूटी पेंसिल और उसके बचपन से जुड़ी कई सारी छोटी बड़ी चीज़ें। माँ ने सब कुछ ज्यों के त्यों संभाल रखा था। माँ का खजाना राकेश के सामने बिखरा पड़ा था। उसे लग रहा था कि उसकी दिमाग की नसें फट जाएगी। आंखों से आंसुओं का धारा बह रही थी। एक एक करके बीते हुए सारे दृश्य उसके मानस पटल पर घूमने लगे। माँ! वह चीख कर उठा और वहीं माँ के बिस्तर पर लुढ़क गया। तभी टूटी हुई खिड़की से हवा का झोंका आया और न जाने कहाँ से माँ के फटी हुई साड़ी के पल्लू ने उसे अपने आगोश में ले लिया। माँ शायद आज भी उसे रोना देना नहीं चाहती थी। आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।